सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलाइड के सितारे। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों के युवा निर्देशक शुभांकर घोष से। आप त्रिशाग्नि, दामुल, दिल लगी और खट्टा मीठा जैसी फिल्मों के निर्देशन में सहयोग देने के अलावा स्वतंत्र रूप से भी निर्देशन कर चुके हैं और आपके द्वारा निर्देशित कथा फिल्म वो छोकरी को सन 1994 में भारतीय फिल्मों के खंड में 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे। जहां तक टेलीविजन की बात है तो इस माध्यम के लिए शुभांकर घोष ने कुरुक्षेत्र, कारावास, गीत बहार, मिले सुर मेरा तुम्हारा, भक्ति सागर, युगांतर, मुंगेरी लाल के हसीन सपने और रिश्ते नाते जैसे चर्चित धारावाहिकों का निर्देशन किया है। आइए सुने युवा निर्देशक शुभांकर घोष से कमल शर्मा की बातचीत। शुभांकर दा, नमस्कार और स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में और विविध भारती के उस लोकप्रिय कार्यक्रम में जिसका नाम है सेल्यूलॉइड के सितारे। नमस्कार शुभांकर दा, आपकी मातृभाषा तो बंगला है, तो बंगला सिनेमा से जुड़ने की बजाय आप हिंदी फिल्म जगत से कैसे जुड़े और ये मुंबई कैसे आपकी कर्मस्थली बन गया? 1950 में मेरे पिताजी श्री नबेंदु घोष बिमल रॉय जी के साथ बॉम्बे में आ गए कलकत्ते से। बॉम्बे टॉकीज का ज़माना था, माँ फिल्म बन रही थी बॉम्बे टॉकीज की। मैं तब 6 महीने का था, तो यहाँ पे पिताजी आ बसे और मैं यहीं पला, यहीं बड़ा हुआ, यहीं पढ़ाई लिखाई हुई। यहीं पढ़ाई लिखाई हुई। तो सिनेमा से पहला परिचय आपका किस उम्र में हुआ? मुझे एक दिन मेरे बड़े भैया ने फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त देखने ले गए। पहला सिनेमा के साथ ये एनकाउंटर था, परिचय था। पर्दे पे तलवारबाजी और संगीत बहुत एक गहरा इंप्रेशन छोड़ गया। अच्छा, तो यानी कि आपको लगा कि वो जो उसमें तमाम जो तिलिस्म आता है और तलवारबाजी और वो एक तरह की जो भव्यता आती है उसका आपके बाल हृदय पर एक गहरा असर पड़ा। लेकिन बड़े होने के बाद में कैसे रुझान सिनेमा की ओर हुआ आपका? उससे 2 साल बाद एक दिन पिताजी मुझे एक स्टूडियो में ले गए। एक शूटिंग हो रही थी जिसमें एक कलाकार करीबन 22 बार एक ही चीज को किया जा रहा था। रीटेक गाना, रीटेक पे रीटेक। तो मैंने कहा कि पिताजी मुझे यहां से ले चलो, ये क्या बेवकूफी हो रहा है, एक ही चीज को 22 बार किया जा रहा है। जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे वो पता लगा कि वो लीजेंड थे दिलीप कुमार साहब, जो बिमल रॉय से कह रहे थे दादा एक बार और करने दीजिए, इससे बेहतर दूंगा। यानी कि ये एक कलाकार की ईमानदार कोशिश है कि मैं जो भी दूं और बेहतर दूं। अच्छा, उस समय गाना पिक्चराइज हो रहा था, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया। लेकिन कहीं ना कहीं ये ख्वाब आपके जहन में भी कुछ बन रहा था कि जिंदगी आपकी कौन सा रंग लेगी या क्या आप बनना चाहते हैं? उस समय कोई ख्वाब आपके जहन में उसने आकार लिया था कि ये बनना? जी नहीं। मैं एकदम सख्त नफरत हो गई मेरे दिल में कि ये क्या बेवकूफ़ी है एक काम 25 बार करना। मेरे में शायद तब से ही धीरज कम थी और मैंने बोला मैं कभी फिल्म लाइन में नहीं आने वाला हूँ। अच्छा। और किस्मत ऐसा है कि आना पड़ा। अच्छा, ये जो आना पड़ा आपने बोला, तो ये कोई मजबूरी थी या संयोग था या ये माध्यम आपने अपनी इच्छा से बाद में जब समझ में आ गया, इसकी असलियत समझ में आई, तब चुना आपने? करीबन
इस घटना से करीबन 12 साल बाद ऐसा माहौल बना और सिनेमा ने मुझे अपने आगोश में ऐसा लिया कि मैं उसी का बन गया। आपने कहा कि सिनेमा ने आपको अपने आगोश में ले लिया। हाँ। क्या कोई घटना जुड़ी थी या कोई आपने फिल्म देखी या फिल्में देखी जिनसे आपका नजरिया जो था सिनेमा के प्रति जो था एकदम से बदल गया? 3 फेस्टिवल हुए थे। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, 3 महीने की छुट्टी थी। मैं आईएएस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बर्गमन साहब का एक पैकेट आया हुआ था 7 फिल्मों का, यंग जर्मन सिनेमा का एक पैकेट 7 फिल्मों का, और 7 फिल्मों का इंडियन सिनेमा का था। अच्छा। द मास्टर्स। तो इन फिल्मों के बाद ऐसा लगा कि इससे कोई बेहतर माध्यम नहीं है कुछ कहने का, कुछ करके दिखाने का। पब्लिसिटी एक आम आदमी की जिंदगी में क्या अहम रखती है, यंग जर्मन सिनेमा में बता की गई। गूढ़ से गूढ़ मानव तत्व को बर्गमन साहब ने बड़े सरल तरीके से बताया और हृदय को छू गए। सत्यजीत रे, ऋतिक घटक। तो मुझे लगा कि भैया हाँ, यही चीज मैं ढूंढ रहा था। और वो फिल्म इंस्टीट्यूट का उन दिनों में पेपर में आया था और मैं अप्लाई कर बैठा। तो दादा, फिल्म इंस्टीट्यूट आप गए, उसके पहले वो कहानी हम बाद में आपसे और सुनेंगे, लेकिन इसके पहले एक मैं चाह रहा हूं कि गीत हो जाए, और वो गीत जो आपकी बचपन की यादों से जुड़ा हो। हमारे दौर में सब लोग अल्बर्ट कट यानी देवानंद स्टाइल में हेयर बनाते थे। अच्छा। तो हम भी बनाते थे। हाँ। वो जमाना था 9-2-11 का। पहला बादल, बादल में क्या थी किसी का आंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल, आंखों में क्या जी पहला बादल, बादल में क्या जी किसी का आंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल। की बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। रंगी है मौसम, तेरे दम की बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल, क्या जी पहला बादल, बादल में क्या जी किसी का आंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल। मिल जाए नैन से, साथी बन जाए, रास्ता कट जाए चैन से, झूमे लहराए, नैना मिल जाए नैन से, साथी बन जाए, रास्ता कट जाए चैन से। देखने में भोली हो पर हो बड़ी चंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल, आंखों में क्या जी पहला बादल, बादल में क्या
जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। दोस्तों, गीत आपने सुना और अब आइए बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं और अब शुभांकर दा के साथ हम उनकी यादों का दामन थाम कर चलते हैं फिल्म इंस्टीट्यूट। फिल्म इंस्टीट्यूट के में आपने दाखिला कैसे लिया, पहले तो इसके बारे में बताइए आप हमें। वो माताजी पिताजी में माताजी बहुत खिलाफ थी कि ये लाइन में बहुत स्ट्रगल है, बहुत माथापच्ची है, क्यों इसमें जाए बेटा। पिताजी ने कहा देखो अभी तो इसने अप्लाई किया है, सिलेक्ट होगा कि नहीं देखो। नसीब में ऐसा था कि ऋषिकेश मुखर्जी चेयरमैन थे सिलेक्शन कमेटी के। उन्होंने मुझे देखा और बोला तुम निकल जाओ यहाँ से, क्यों आए यहाँ पे। बोला अंकल जब आ ही गया तो एक बार एग्जामिनेशन कर लीजिए, मेरा वाइवा ले लीजिए। दूसरों का उन्होंने 5 मिनट 7 मिनट में वाइवा जांच कर लिया, मुझे करीबन 40-45 मिनट रगड़ दिया उन्होंने। अंत में कहा कि जाओ अभी, अब मैं सेलेक्ट हो गया। तो सेलेक्ट होने के बाद में आपने इंस्टीट्यूट में भी फिल्में बनाई होंगी कुछ? जी हाँ, हमारे कोर्स फिल्म से रहते हैं। तो उन दिनों में जो असर हम पे गिरी ऋतिक घटक की, सत्यजीत रे की, दुनिया के तमाम मास्टर्स की और टेक्नीशियंस की, उसमें ये लगा कि जिंदगी से बहुत करीब का काम देखने मिला और सिनेमा का जो ग्रामर डेवलपमेंट, उससे हमें परिचय हुई। शुभांकर दा, लेकिन आपने तो निर्देशन को अपना क्षेत्र चुना, निर्देशन को। वहां पर तो एक्टिंग की भी पढ़ाई आपके जमाने में होती थी और उसके अलावा संपादन भी हुआ करता था और फिल्म सिनेमेटोग्राफी का भी कोर्स हुआ करता था। तो उस समय ही आपने सोच लिया था कि निर्देशन में ही जाना है आपको? उस समय अलग अलग कोर्सेज हुआ करते थे। मैं डायरेक्शन कोर्स का स्टूडेंट था। अच्छा। तो डायरेक्शन मैं पहले ही चुन लिया था। क्या वजह थी इसकी? क्योंकि डायरेक्टर अल्टीमेटली अपना दिल का कह जाता है, बाकी सब साधन को अपने साथ समेट के वो अपना दिल का कहता है। यानी उनसे वो काम लेता है और करता अपनी मन की है, इसलिए वो एक सहयोगी के रूप में उसके दल में शामिल होते हैं, लेकिन बात असल में सारी ताकत और सब कुछ जो कुछ कहना है वो निर्देशक के हाथ में होता है। तो ये जब मुझे इस सिनेमा ने मुझे आकर्षित किया, वो केवल इसलिए किया कि यहाँ पे कहने का मौका मिला। तो दादा, जब आप फिल्म इंस्टीट्यूट से निकले जी, उसके बाद में आपके सामने अब ये भी सवाल था कि जो कुछ आपने सीखा है इसका सदुपयोग हो, तो फिर कैसे आप सक्रिय रूप से फिल्म निर्माण में आए या निर्देशन में आए? पहले तो असिस्टेंट गिरी करना पड़ा। हमने एक डिप्लोमा फिल्म बनाई थी। डिप्लोमा फिल्म अचानक बहुत बड़े तरह से लोकप्रिय हो गया। जान सकता हूं उसका नाम क्या था? विषय एंड ऑफ द गेम। ये तो उसका शीर्षक हो गया, लेकिन इसका विषय क्या था? वो था रैगिंग। कॉलेज में जो रैगिंग होती है उसके ऊपर मैंने ये बताया था। दिस फिल्म वाज शोन एज ए रिजल्ट कि रैगिंग मत करो। निर्देशक बासुचार्य जी ये प्रोग्राम देखे थे और मुझे बुलाए थे। अच्छा। अगले दिन असिस्टेंट बनो। टीवी पे देखा था उन्होंने? हाँ, और अगले दिन मैं असिस्टेंट बना। अच्छा, तो मैंने कि एक भारत के बहुत ही स्थापित और प्रतिष्ठित फिल्मकार से ही शुरुआत आपकी हो गई उनके साथ में सहयोगी के रूप में। उनके पास मुझे सीखने का भी, जो चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूट में नहीं सीख पाते हैं, वो हमने सीखा। किस तरह से पेपर वर्क होती है प्रोडक्शन की, किस तरह से एक्चुअली स्टार्स के साथ जब काम करते हैं तो आपको पेश आना चाहिए। बासुदा ने बहुत अच्छी फिल्मों का निर्देशन किया है। आपके साथ भी उनके अनुभव बड़े समृद्ध और बहुत ही व्यापक रहे होंगे। उनसे जुड़ी या उनके समकालीन कोई ऐसी फिल्म जिसका गाना आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहें? उनकी फिल्म चितचोर मैं देख के उनका असिस्टेंट बना था। तो इसी फिल्म का एक गीत सुनवा दें अपने श्रोताओं को। जी।
तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले, तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। चांदनी रातों में हाथ लिए हाथों में, चांदनी रातों में हाथ लिए हाथों में, डूबे रहे एक दूसरे की रस भरी बातों में। तू जो मेरे संग में, तू जो मेरे संग में मुस्कुरा ले, गुनगुना ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले, तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। जैसे आपने बताया कि बासु चैटर्जी के साथ में आप जुड़े, हाँ। उसके बाद में और किन किन लोगों के साथ में आपको काम करने का मौका मिला? जब 2.5 साल हो रहे थे, बासुदा ने एक दिन मुझे बुलाया, कहे देखो कुछ लोग इंडस्ट्री में आते हैं असिस्टेंट बनने के लिए, तुम उनमें से नहीं हो, अब तुम निकल जाओ और किसी का असिस्टेंट मत बनना, अब अपना करो। तो बाहर निकला। उन दिनों में हमारे एक मित्र जो आज भी मेरा मित्र है, प्रकाश झा, वो हिप्पीपुरे के बाद दामुल बनाने जा रहा था। मैंने वो स्क्रिप्ट पहले पढ़ ली थी, मैंने उसको कहा था कि ये स्क्रिप्ट बहुत आकर्षित कर रही है मुझे, तो ही ऑफर्ड मी एसोसिएट डायरेक्शन एंड हमने दामुल बनाई। और वो फिल्म ने हमें एक ऐसा जोश दिया कि सार्थक सिनेमा के साथ साथ व्यवसाय भी होती है। तो आपकी बात से मैं कहूं कि क्या व्यावसायिक सिनेमा सार्थक नहीं होता? व्यावसायिक सिनेमा सार्थक तो जरूर होती है यदि वो कोई ह्यूमन वैल्यूज यानी मानवीय मूल्य को टटोल किए जाए, तब वो सार्थक जरूर होती है। तो आप से ही मैं एक सवाल और करना चाहूंगा कि जो इन दिनों हम देख रहे हैं, ऐसे लगता है कि सिनेमा से संगीत, अभिनय से गहराई, फिल्म से कहानी विदाई ले रही है। जबकि हम जब आज से 20 साल पहले की फिल्मों पर नजर डालते हैं तो लगता है कि एक सरोकार हुआ करता था हमारे फिल्मकारों का अपने समाज के प्रति। जिस समाज से वो आए थे उसको लौटाने की एक जिम्मेदारी भी वो महसूस करते थे भीतर ही भीतर कि कुछ अच्छा देना है, एक अच्छे बदलाव के लिए काम करना है फिल्म के माध्यम से। आपको लगता है कि ये चीज जो है आज की फिल्मों में हमें दिखाई नहीं देती? ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ये हमारा परंपरा रहा है कि संगीत के साथ साथ हम लोग कविता भी रखते थे, कहानी के साथ साथ गहराई भी रखते थे। जैसे कि 2 आंखें 12 हाथ, एक गाना को उन्होंने 4 बार इस्तेमाल करके 12
कैदियों को जोड़ लिया था। तो ये जो परंपरा थी ये कायम बिमल रॉय ने किया, गुरुदत्त ने किया, ऋषिकेश मुखर्जी ने किया, क्योंकि वो संगीत को, कहानी को इस तरह से बांधते थे और एक ह्यूमन वैल्यू को इस तरह से सामने लाते थे कि वो आइटम नहीं लगता था गाना या कोई भी उसका एक टुकड़ा। आज क्या हो गया है, संगीत में मेलोडी कम हो गई है, तो रिदम आने से हर चीज झटके से आती है। तो शुभांकर दा, आपने संगीत की बात की है, आज के संगीत की, और कहीं ना कहीं जहन में आपकी वो पुरानी ध्वनियां, पुराने संगीत की मधुरता और उसके स्वर गूंजते होंगे। कोई ऐसा गाना आपको याद आ रहा है? हालांकि आपने अभी भी वो 2 आंखें 12 हाथ का भी जिक्र किया है। आप हमारे श्रोताओं को कुछ ऐसी चीज सुनवाएं अपनी पसंद की जो उन्हें इस बातचीत से फिर से उस दौर में ले जाए। शांताराम जी एक गाना बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किए हैं, सैया झूठों का बड़ा सरताज सरताज। अब फिर से वर्तमान में आते हैं शुभांकर दा, और बात करते हैं आज की फिल्मों की। आज की सिनेमा में जबकि घोर व्यावसायिकता घुस रही है, उसका प्रवेश हो रहा है, वहीं पर आपने आज की फिल्मों से हटकर के फिल्में बनाई हैं। क्या वजह है उसकी? हटके फिल्म बनाने का वजह यह था कि लोगों को एक ही तरह का फिल्म क्या पसंद आता है। तो मैंने देखा है जब भी किसी ने हटके फिल्म बनाई वो लोगों तक पहुंची तो जरूर पसंद की लोगों ने, इसलिए मैंने हटके फिल्म बनाई। सीधा हिसाब है और शायद इसी को फॉलो करना चाहिए। तो फिल्म निर्माण में आपके आदर्श कौन कौन रहे? भारतीय फिल्मकारों में सत्यजीत रे, ऋतिक घटक, गुरुदत्त, बिमल रॉय, ये 4 का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रहा। बाद में साउथ के डायरेक्टर्स भी। अच्छा, फिल्म की जो कहानी होती है वो जब पर्दे पर आती है उसके पहले वो कागज पर होती है जी। तो आपके पास में जब कोई विषय आता है तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या, जहन में किस तरह की चीजें आपके दिमाग में आती हैं, और फिर आप उनको स्क्रिप्ट पर जब उतारना होता है तो उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूं। जब भी कोई कहानी या विषय हम सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले तो विषय में वो जुनून होनी चाहिए जो हमारे दिल में घुस के हमें पागल कर दे। उसके बाद हम लोग उसकी स्क्रिप्ट बनाते हैं, यानी कितने समय में, छोटे समय में हम उसे कितने अच्छी तरह से, ज्यादा प्रभावशाली तरीके से, विथ इम्पैक्ट उसको कितना ब्रीफली कह सकें। आपकी एक डॉक्यूमेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति मिली थी और काफी उसकी तारीफ हुई थी, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। ये प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ फॉकलैंड रोड के ऊपर केजेस नाम की एक फिल्म बनी थी, पिंजरा। तो उसे ओबरहाउजन फिल्म फेस्टिवल में जब बताया गया, परहैप्स द बेस्ट शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड,
वहाँ पे जब बताया गया तो चर्च ने साइटेशन दिया था बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री ऑफ द ईयर 1983। तो मैं ये मान के चलूं शुभांकर दा कि आपका मकसद उद्देश्यपूर्ण सिनेमा बनाना है और उसे अपने दर्शकों तक ले जाना है। न केवल उद्देश्यपूर्ण, मनोरंजक। अच्छा, क्योंकि आपने मनोरंजक सिनेमा की बात की है, हालांकि सिनेमा को आज इसी ढंग से परिभाषित किया जा रहा है कि मनोरंजन का एक बहुत बड़ा माध्यम है सिनेमा। इसमें सच भी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह का मनोरंजन सिनेमा दे रहा है वो बहुत स्वस्थ है? देखिए, मनोरंजन से मतलब क्या क्या होती है? संगीत। अभी एस.डी. बर्मन साहब हैं, साहब उन्होंने जो संगीत लाया वो न केवल हमारे इंडियन ट्रेडिशंस के साथ जुड़ी थी, मॉडर्न भी थी। अब कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनवा रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि बर्मन साहब एक ऐसे संगीतकार थे जो ट्रेडिशन को मॉडर्न तरीके से लाते थे। आपको शायद याद होगा, रात अकेली है। जी हाँ, बुझ गए दिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए, रात अकेली है। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है, फुर्सत भी है, तुम्हें न हो न सही, मुझे तुमसे मुहब्बत है। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है, फुर्सत भी है, तुम्हें न हो न सही, मुझे तुमसे मुहब्बत है, मुहब्बत की इजाजत है, तो चुप क्यों रही है, जो भी चाहे कहिए, रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है, जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में। सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है, जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में, ठनी है दो हसीनों में, तो चुप क्यों रही है, जो भी चाहे कहिए, रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके
आके मेरे पास, कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। शुभंकर दास, संगीत की कितनी भूमिका है एक फिल्म को प्रभावशाली बनाने में? देखिए, संगीत आज के डेट में तो एक कॉमर्शियल मामला हो गया है। एक या दो सुपरहिट गाने हो गए तो फिल्म की लागत लौट के आती है। उस जमाने में भी संगीत का अहम स्थान था, लेकिन उस जमाने में वो कहानी से जुड़ी रहती थी। शुभंकर दा, फिल्म बंदनी से ही नहीं बल्कि बिमल रॉय साहब की बहुत सारी फिल्मों से आपके पिता, जो खुद जाने माने निर्देशक और फिल्मकार रहे, लेखन में उनका बहुत नाम रहा, नवेंदु घोष जी, वो भी उस फिल्म से जुड़े हुए थे। तो बंदनी फिल्म की कोई खास बात जो आपको याद आती है? सुना है कि उसमें किसी बात को लेकर के एक हल्का सा विवाद भी था। बात ये थी कि बिमल रॉय यूनिट एक ऐसा यूनिट था जिसमें हर आदमी अपना मत जाहिर कर सकता था। तो टेक्नीशियन का एक ग्रुप वो ये सोच रहे थे कि भैया नूतन जी जो बंदिनी की रोल कर रही थी, वो एक नौजवान धर्मेंद्र डॉक्टर के साथ क्यों नहीं जुड़ जाए, जबकि अशोक कुमार उससे अलग हट चुके हैं। तो बिमल रॉय दोनों ग्रुप को भिड़ा दिए। उन लोग लड़े झगड़े, करीबन 10-15 दिन ये झगड़ा चला। अच्छा। फिर एक दिन रेजिग्नेशन लेटर की भी बात हो गई कि भैया मैं नहीं करने वाला हूँ, छोड़िए आप कुछ जो करना करिए। तो बिमल रॉय ने बोला, देखो लेखक ने बंदिनी नाम दिया है क्योंकि वो प्रेम की बंधी हुई है, और मैं राइटर के साथ और स्क्रीन प्ले राइटर के साथ एग्री करता हूँ। एंड ही मेड इट दैट वे। उन्होंने बनाया। फिल्म न केवल सक्सेसफुल रही, बहुत गहरे दिल के अंदर स्थान करके गई। इस फिल्म का संगीत बहुत मकबूल हुआ था, और इसका एक जो गीत है जिसमें हमें बंगाल के लोक संगीत की भी खुशबू मिलती है, तो अगर आप इस फिल्म का कोई गीत सुनवाना चाहें हमारे श्रोताओं को तो स्वागत है। उस फिल्म में जब जिस गीत का बारे में हम बोल रहे हैं, जब पिक्चराइज हो रही थी वो एक घाट में हो रही थी। ट्वाइलाइट आवर यानी गोधूली टाइम पे इसका शूटिंग हो रहा था, न दिन न रात था, और इतना खूबसूरत तरीके से बिमल रॉय खुद स्वयं एक कैमरामैन रह चुके थे पहले, तो उन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से वो गाना को पिक्चराइज किया। देखने लायक है, सुनने लायक तो है ही है। तेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना,
गुम तो न था कोई भी, अब गुम मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मत खेल, मत खेल, मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की। मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल। मन मीत तेरी हर पुकार, मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी। शुभंकर दा, अभी मैंने जिक्र किया आपके पिता का, जो फिल्म की एक हस्ती रहे हैं, और जाहिर है कि उनके संपर्क में भी आपको फिल्म के बारे में बहुत ही गूढ़ बातें मालूम चली होंगी। एक तो वो भी एक गुरु के रूप में भी उन्होंने आपकी भूमिका निभाई होगी, पिता के रूप में तो निभाई निभाई, और फिर मैं समझता हूँ कि उनके संपर्क में आने के कारण भारतीय सिनेमा के, खासतौर से हिंदी सिनेमा की दिग्गज हस्तियों से भी आप का परिचय हुआ होगा, मुलाकात हुई होगी। करीब हुए हम। मैं उनके नाम जान सकता हूँ, ऐसे किन किन लोगों के संपर्क में आप आए, उन्हें देखने का, उनसे मिलने का मौका मिला? मेरे पिता के संग मैं किशोर कुमार से मिला। किशोर कुमार जी को मैं देख के केवल देखते रह गया। उन्होंने बोला, देखो बेटे, मुंह को तो बंद कर लो, मुंह खुला है। तो ही वॉज ए जीनियस। किशोर कुमार के आप फैन थे? जी हाँ, मैं कॉलेज में उनका गाना गाया करता था। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक्टिंग करते थे, लिखते थे, डायरेक्शन देते थे, संगीत लिखते थे, संगीत गाते थे, न जाने और क्या क्या करते। संपूर्ण कलाकार यदि उन्हें कहें, कलाकार का मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी। उनका एक संगीत मुझे प्लीज आप मौका दीजिए सुनाने के लिए। मौका आपके पास में है, पूरा प्रोग्राम आपका है। जी, गाना है फिल्म दूर गगन की छांव में, उन्हीं का संगीत है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मेरे बिछड़े साथ सहारे, हाय कहाँ गए, हाय कहाँ गए। आँखों के उजियारे, मेरी सूनी रात के तारे, हाय कहाँ गए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
सपनों के नगर पी लिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर। आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर, आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर। बीते हुए दिन वो खाए प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अकेला तो न था, थे मेरे साथी कई, एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई। ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी। बीते हुए दिन वो खाए प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे। वो एक दौर था जब हिंदी सिनेमा का वो स्वर्णिम काल जिसे कहा जाता है कि चाहे वो संगीत हो, चाहे अभिनय हो, चाहे कथा हो, निर्देशन हो। मैं श्रद्धांजलि आज न केवल बर्मन साहब को दूंगा, शंकर जयकिशन जी को जरूर दूंगा। सोचिए, तीसरी कसम फिल्म उतना रसमय कभी नहीं होता था जितना है शंकर जयकिशन जी की वजह से। आपने वो फिल्म कितनी बार देखी? कई बार देखा है। अच्छा, कौन सी सबसे अच्छी बात लगती है आपको उस फिल्म की? वो कौन सी चीज है जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया होगा? वो जो इंसान हीरामन, जो मेन कैरेक्टर, उसका नाम अभी भी याद है, वो इतना सिंपल, हमारे देश के कितने अनगिनत इंसानों की तरह वो था। सही मायने में वो फिल्म एक ऐसे लगता है कि काव्य है, सेल्यूलॉइड पर लिखा हुआ पूरा का पूरा। हाँ, काव्य है। लेकिन क्या वजह है शुभंकर दा की ऐसी फिल्में हमारा दर्शक परिवार जब वो बनती हैं, ये फिल्म भी दर्शकों ने उस तरह से स्वीकार नहीं की, या इस तरह की जो अच्छी फिल्में आती नहीं, हैं? आज की डेट में कभी भी आप तीसरी कसम कहीं रिलीज कर दीजिए बाद में, हाँ, उस दौर में उसे उस तरह से रिलीज नहीं किया गया था। अच्छा, ये वजह हो सकती है। हाँ, क्योंकि शायद हमारा ऑडियंस रेडी भी नहीं था उसके लिए। आज एक ऐसा दौर गुजरा है कि लाइफ हैज बिकम फास्ट, जिंदगी का रफ्तार तेज हो गया है। यहाँ पे इंसान को सही या गलत डिसीजन लेने में वक्त नहीं लगता। आज करप्शन इस तरह से आ गई कि इंसान के अंदर बैठा हुआ है वो। आपके भीतर एक बेचैनी नहीं होती इन सब चीजों को देख करके फिल्मकार के रूप में कि मैं कुछ ऐसा करूं इस मामले? अगले 2-3 फिल्म में थोड़ा सा चैन तो आ ही जाएगा। मैं बनाने चला हूँ इसके ऊपर, इस तरह की चीजों के ऊपर में। शुभंकर दा, आपने पहली पीढ़ी के जिन फिल्मकारों का नाम लिया जिन्होंने आप पर कहीं ना कहीं प्रभाव डाला, जी, समकालीन फिल्मकारों में वो कौन से नाम हैं जिनके रचना कर्म से आप प्रभावित हुए, यानी कि आपको लगता है कि उन्होंने कुछ अलग हट करके काम किया है? मेरे जिंदगी में जरूर प्रभाव छोड़े हैं श्याम बेनेगल जी, गोविंद निलान जी, साउथ के अदूर गोपाल कृष्णन जी, और कई कॉन्टेम्पररी फिल्म मेकर्स हैं जिनका असर तो जरूर गिरा है मेरे पे, लेकिन इनका नाम तो जरूर लेना चाहिए क्योंकि मैं उनसे आई एम ऑब्लाइज्ड टू देम, दे हैव टॉट मी। शुभंकर दा एक फिल्मकार भी समाज को जिस नजरिए से देखता है उसकी पूरी सच्चाई को पर्दे पर लाने की कोशिश करता है। और सच्चाई की बात चली है, आपने शंकर जयकिशन का भी जिक्र किया था, तीसरी कसम का भी जिक्र किया था, उसका एक गाना जहन में आ रहा है, क्यों ना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो।
यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। अभी जिस तरह का सिनेमा चल रहा है उसके आसपास दूसरी फिल्में भी, एक समानांतर सिनेमा की जिसकी खूब बात की जाती है कि साहब ये पैरेलल सिनेमा है, सार्थक सिनेमा है। आपको लगता है कि भारत में उसका भविष्य क्या है? समानांतर सिनेमा या सार्थक सिनेमा, ये कहाँ तक का सार्थक है मुझे पता नहीं, क्योंकि एक जमाना था जब ये शब्द थे ही नहीं, तब भी हर किस्म का फिल्म बनता था। या तो अच्छी फिल्म होनी चाहिए या बुरी फिल्म। आज मैं कहता हूं कि बुरी फिल्मों की संख्या ज्यादा है, अच्छी फिल्मों की संख्या कम हो गई। आपका ये जो बॉक्स ऑफिस का सेल्स रिपोर्ट जो मिलता है उसका सबूत ये है। अच्छी फिल्म या बुरी फिल्म का एक ही मापदंड होता है कि ह्यूमन वैल्यूज, मनुष्य के मूलांक, द बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ लाइफ जो टटोलता है वो अच्छी फिल्म होती है। जो अच्छा कह के जाता है, आशा दिखाता है कि भैया अंधेरे के बाद भी उजाला है। शुभांकर, आप टेलीविजन से भी जुड़े हैं, तो टेलीविजन की ओर बढ़ने से पहले बीच में एक गाना, अभिमान एक फिल्म है, शायद उसके संगीत और उसके आप अभिनय देखिए। इतना सरल विषय ऋषिकेश मुखर्जी ने कितने सुंदरता से लाया। यानी कि मैं आपका इशारा समझ गया, आप सुनवाना चाहते हैं फिल्म अभिमान का गीत। जी हाँ। लेकिन कौन सा गीत? गीत है तेरे मेरे मिलन की ये रहना। चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना।
जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में। चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रैना। तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। जगा के अनसुनी सी धड़कन, बलमवा भर दूंगी तेरा मन। नई अदा से सताएगी, नई अदा से सताएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रैना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। टेलीविजन से भी आप जुड़ा हैं, तो टेलीविजन के कौन कौन से सीरियल्स आपने किए हैं और कौन कौन से आपके आने वाले हैं, इनके बारे में हम जानना चाहेंगे। सीरियल्स मैंने उस ज़माने में ज्वाइन किया है दामुल के बाद, जब सीरियल्स ज़्यादातर के स्टूडियोज़ में रहा करते थे। हम लोग का दौर चल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कैमरा को स्टूडियो से बाहर निकाले, रास्ते पे ले जाएं, घरों में ले जाएं। तो रिश्ते नाते करके एक सीरियल बनाया था मैंने। उसके बाद फिर युगांतर मैंने टाइम पीरियड के ऊपर एक सीरियल बनाया। कुरुक्षेत्र के शेष भाग मैंने संभाले लेख जी के बाद। फिर कारावास। अब मैं करने जा रहा हूँ एक कॉमेडी में। मैं इसके पहले कॉमेडी से जुड़ा था मुंगेरी लाल के हसीन सपने के साथ। पहला 4 एपिसोड से मैं जुड़ा हुआ था। अब प्रेमशाला नाम से एक कॉमेडी बना रहा हूँ। लोगों के प्रेम की नैया जब डगमगाती है तो प्रेमशाला में जरूर एक बार आ जाए वो। अच्छा। प्रेमशाला कॉमेडी बाय नेचर इज बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। चार्ली चैपलिन एक ऐसे कॉमेडियन रहे जो उसको क्रॉस किए। उन्होंने कॉमेडी को मेलोड्रामा के लेवल पे भी लेके खेल बताया। कॉमेडी की बात खत्म नहीं होती है यदि पड़ोसन का जिक्र न करे। उसको महमूद साहब ने बनाया था। महमूद, किशोर कुमार और न जाने कितने उसमें हर कलाकार उसका एकदम अप्रोप्रिएट था। बिल्कुल सही है। और वो हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में से है जी। इसलिए क्योंकि इसमें कलाकारों ने अभिनय इतना बेहतरीन किया था जी। और उसमें संगीत भी नो डाउट। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अरे ला 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 ला। मेरे
सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। लेकिन शुभांकर दा, एक खिड़की है जो वक्त पे बंद हो जाती है और वो है समय की खिड़की। प्रोग्राम का समय समाप्त होने को है, लेकिन चलने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आज आपसे जो रोचक बातचीत हुई, बहुत आनंद आया। हम आपके सफल भविष्य की कामनाएं करते हैं और अपनी ओर से, विविध भारती की ओर से, अपने श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सेलुलाइट के सितारे श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े युवा निर्देशक शुभांकर घोष से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग था अशोक मखदूम का और प्रस्तुतकर्ता थी शकुंतला पंडित।